कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण, इसको अंडरलाइन कीजिए। नेशन, इट मीन्स व्हाट? उपनिवेशीकरण मतलब किसी को उपनिवेश बनाया जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ प्रोसेस, a process of making a country or a region as a colony। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी देश को आप उपनिवेश बना रहे हो, तो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण। जहां पे करण शब्द लग गया, नेशन, इट मीन्स दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रक्रिया है ये। तो ये जो शब्द है ये किसके लिए है? कि कॉलोनी बनाई जा रही है। कॉलोनी कौन बना रहा है, क्यों बना रहे हैं, ये भी तो माइंड में होना चाहिए ना, रीजन माइंड। ठीक है, अब जब भी हम उपनिवेशीकरण की बात करते हैं तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। इट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। ठीक है, कॉलोनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। स्टेज 1, 3 चरण लिख लीजिए। इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो पहला जो स्टेज है, फर्स्ट जो स्टेज होती है कॉलोनाइजेशन, वो होती है इकोनॉमिक साइड में लिख दिया आपने। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज में क्या इस्टेब्लिश हो रहा है? इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। देखो, आर्थिक वर्चस्व। तो स्टेज 1 या फर्स्ट जो स्टेज होगी कॉलोनाइजेशन की, वो किसके लिए है? आर्थिक वर्चस्व की स्थापना से जुड़ी हुई है। सेकंड स्टेज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये याद रखना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति की स्थापना। क्लियर? एंड थर्ड स्टेज मीन्स कल्चरल डोमिनेंस, सांस्कृतिक प्रभुत्व। एक बार पढ़िए तीनों नाम। क्या क्या लिखा? इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, इसको अंडरलाइन कीजिए, इकोनॉमिक वर्ड को, देन पॉलिटिकल एंड देन कल्चरल। ठीक है, अब इसे समझिए। मान लीजिए ये है नेशन 1 ए और ये है नेशन बी। नेशन ए है, ये जो देश है, इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल ज्यादा है। अब पावर को आप किस किस नजर से देखते हो? इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज। 3 चीजें है ना। अभी हम इन 3 चीजों को लिख लेते हैं, इकोनॉमी, मिलिट्री, किसकी तुलना में शक्तिशाली है ये किसकी तुलना में शक्ति। अब क्या हुआ, ये जो देश है ना, क्योंकि इसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग थी, इसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो इन देशों ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमसे जो कम शक्तिशाली देश है, इस
लेकिन वो भी क्योंकि इकोनॉमिकली ट्रेड कर रहे थे तो देयर इकोनॉमी वाज आल्सो, यस, तो इकोनॉमी, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी वाइज दे वर मोर पावरफुल। कॉन्सेप्ट समझा रही हूं, इंपीरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या क्या अंतर है और ये दोनों है क्या टर्म्स, वो समझिए। इस पूरी परिभाषा में दो देश होते हैं या दो क्षेत्र होंगे। एक क्षेत्र दूसरे की तुलना में कहीं ज्यादा आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और तकनीकी रूप से ज्यादा स्ट्रांग होगा। राजनीति को भी साइड में कर दिया, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, दृष्टिकोण से ज्यादा ताकतवर। तो वो जो शक्तिशाली देश होते थे उन्होंने क्या सोचा कि अब हमारी जो शक्ति है इसको हम क्या करें, दूसरे क्षेत्रों पर अब हम अधिग्रहण करें। उन्होंने अपने से जो कम शक्तिशाली, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल शक्ति नहीं, अपने से कम शक्तिशाली, अपने से कम विकसित, अपने से थोड़े पीछे तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, सैन्य दृष्टि से पीछे वाले जो देश थे उन पर इन्होंने नियंत्रण करना शुरू किया। उन्होंने सोचा ये जो क्षेत्र है ना ये पूरा हमारे नियंत्रण में आना चाहिए। अब जब नियंत्रण करना होगा तो नियंत्रण कैसे करेंगे, ये नया है इनके लिए, ये जो देश था ये कैसा था इनके लिए, नया था। अब किसी भी नए देश में जाते ही सीधा ये कह देंगे कि हम आप पे अटैक करेंगे क्योंकि आप हमसे कमजोर हो। आप तो इन्वेडर हो गए, आक्रमणकारी हो गए। यही फर्क है कि पहले वाले राजाओं में कि कैसे उन्होंने अधिकार जमाया और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई, दोनों में यही फर्क है। पहले वाले राजा सीधे आक्रमण करते थे, राजनीतिक को हटाते थे, अपने रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज करते थे, जनता माने तो आराम से ठीक है, वरना फोर्स लगा के, बाय फोर्स जनता को सप्रेस कर दिया जाता था। ये पहले का तरीका था। मॉडर्न इंडिया के, मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अपने से कम विकसित क्षेत्रों पर अधिकार करना है। एक काम करो, कंपनी भेजो, ट्रेड कंपनी भेजो, व्यापार वाली कंपनी, व्यापारिक कंपनी आई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पहुंच गई। इन कंपनियों ने आते ही भारत में जहां जहां ट्रेड की अच्छी पॉसिबिलिटीज थी उन क्षेत्रों में वहां के जो शासक होते थे उनसे बातचीत करके व्यापार के लिए अनुमति ले ली, व्यापार करना शुरू। धीरे धीरे व्यापार में इन्होंने इतना कब्जा कर लिया कि पूरे भारत के व्यापार, पूरे भारत का व्यापार सिर्फ पर बेस्ड हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बेस्ड हो गया। इसको कहते हैं कि जब आपके देश में अर्थव्यवस्था के जितने भी स्रोत हैं, इकोनॉमी के जितने सोर्सेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो और ट्रेड हो, यही तो होंगे ना। प्राइमरी सेक्टर भी आ गया, सेकेंडरी भी आ गया, टर्शियरी भी आ गया, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, अर्थव्यवस्था के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। तो आते ही इन्होंने क्या किया, एक ही एग्रीकल्चर हो गया, इधर इंडस्ट्री हो गई और ट्रेड। इन्होंने आके भारत में भारत का पैटर्न समझा, इन्होंने समझा कि करते हैं, एक काम करो, इंडिया का एग्रीकल्चर पैटर्न है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इंडिया के किसानों को, कृषकों को कहो कि हम आपको एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, मौसम खराब हो, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, इन सब से बच जाओगे आप, एडवांस पेमेंट लो, कॉन्ट्रैक्ट करो, हम जो कहते हैं वो फसल उगाओ। वो फसल उगाई जो यहाँ की इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए थी। समझ में आ रहा है? जैसे ही यहाँ पे एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हुआ वैसे ही यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल 5 मिनट्स, वैसे ही वैसे ही यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल था वो अवेलेबिलिटी अब नहीं रही।
एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज्ड, ये चेंज हुआ, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय, ट्रेड क्या होगा, डिस्ट्रॉय। आप कहोगे कि कृषि तो बच गई ना, कृषि क्या बच गई, कृषि में क्या कर रहे हैं, किसानों को बाउंड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, और किसानों की कंडीशन कैसी कर दी, बंधुआ मजदूर जैसे, दिन रात उन खेतों में काम करवाते थे कि हम पेमेंट कर चुके हैं आपको, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, किसानों की हालत कर दी खराब। अब इसको कहते हैं, जब इकोनॉमी के जितने सोर्सेस थे वो सारे के सारे उनके कंट्रोल में आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश। इंडियन ट्रेडर्स खत्म हो गए ना, इंडिया का इंडस्ट्री खत्म हुआ, इंडियन ट्रेडर्स खत्म हुए, यूरोप की जो कंपनियां साथ में आई थी उनसे राइवलरी की, दुश्मनी की, भारत की धरती पे यूरोपियन कंपनीज आपस में लड़ी, लड़ के ब्रिटेन ने सबको भगा दिया, खुद बच गए अकेले, और इंडिया में इकोनॉमिक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की। अब समझो कि ये स्टेज हो गया फुलफिल, यहां तक पहुंच गए। जैसे ही इंडिया में उन्होंने अपनी कुछ मेजर कंपनीज हैं, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं करती। जब जियो के फोन आए थे वो क्या था, इंडस्ट्री का पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना ही था ना। कम्युनिकेशन के जो रूल रेगुलेशन थे उनको इजी किया गया, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई के लिए चीजें ओपन की जा रही हैं, मार्केट ओपन किया जा रहा है एफडीआई के लिए, वो सब क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच हो रही है ना पॉलिटिक्स की। यही इन्होंने किया, जैसे इकोनॉमिक सुप्रीमेसी स्टेब्लिश की, सारे के सारे भारत के जितने भी शासक वर्ग थे उनके कंट्रोल में आ गए। उन्होंने सोचा अब हमारी अर्निंग तो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, अब पॉलिसी ऐसी बनाओ कि इन कंपनीज को फायदा हो। इसीलिए आप देखो, मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने 1717 में फरमान दिया कि हम बंगाल वाले क्षेत्र में आप मुक्त व्यापार कर लो, फ्री ट्रेड, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या थे ये, पॉलिसी थी ना, इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन इस इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने क्या कर दिया, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। उन्होंने सोचा चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे कोई ट्रीटी करनी पड़े और ना माने तो वॉर, तो जो अच्छा ऑप्शन लगे वो चुनो और हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाओ। इन्हीं का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, का रिजल्ट एग्रीमेंट और ट्रीटी, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, हड़प की नीति, क्या थे ये, एग्रीमेंट्स थे, हम आपकी सहायता करेंगे, बाकी सबका इन्फ्लुएंस खत्म करना ही तो था। समझ में आ रहा है, तो वेदर इट वाज एग्रीमेंट ट्रीटी, और ना माने तो अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिसीज बना रहा तो उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर, वॉर होगा, हारेंगे, हारने वाला फिर अपने आप ही ट्रीट करेगा, फिर हम अपने अकॉर्डिंग संधि करवाएंगे, पहले हम कुछ करवा रहे थे। तो ये सब किया, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, और बाद में उन्होंने देखा कि अब तो धीरे धीरे भारत का पूरा क्षेत्र ही हमारे अधीन आता जा रहा है, उन्होंने पूरे इंडिया में अपने पॉलिटिकल पावर ही स्टेब्लिश कर दी, पॉलिटिकल पावर। स्टेज 2, आप ये समझिए कि किसी भी क्षेत्र को कॉलोनी कैसे बनाया गया, पहले इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में किया गया, फिर पॉलिटिकल पावर वहां पे स्टैब्लिश की गई। अब उन्होंने सोचा पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश की गई है, ये तो
राजाओं को नियंत्रित करके की गई है ना, रूलर्स को नियंत्रित करके की गई। व्हाट अबाउट द पीपल? जनता का क्या जनता एक्सेप्ट कर लेगी? ये हमें कहेंगी कि विदेशी है? क्योंकि जनता क्या देखेगी? आपकी पॉलिसीज देखेगी। का विदेशी कह के हमें मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा काम करो। सांस्कृतिक प्रभुत्व की स्थापना, बिना कल्चरल डोमिनेंस के कोई कॉलोनाइजेशन कंप्लीट ही नहीं। सांस्कृतिक प्रभुत्व का मतलब है कि जिस देश को अपने अधीन करना हो, उस देश की जनता को आप ये दिखाओ कि आपका समाज देखिए धर्म में विभाजित है, आपका समाज देखिए जातियों में विभाजित है, आप बराबर में बैठ के बात नहीं कर सकते, आपको अछूत समझा जाता है, अनटचेबल कंसिडर किया जाता है। आप देखिए महिला पुरुष के बीच में कितना भेदभाव है। अरे आपके यहाँ तो शिक्षा ही नहीं है, देखिए आपकी परंपराएं, देखिए जैसी प्रथाएं हैं। आप किसी भी क्षेत्र के लोगों को अपनी संस्कृति से प्रभावित करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास। शिक्षा का स्तर देखो कितना गिरा हुआ है। ट्रेडिशन देखिए आपके कैसे कैसे कैसी कैसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं आप लोग। इतना उनको इंफीरियोरिटी उनमें इतना डाल दिया उनको कि इंडियंस को लगने लगा सही कह रहे हैं ये। उन्होंने कहा जिस देश को अगर नियंत्रित करना हो, उस देश के लोग अगर खुद से खुद ये चाहे कि आप रुको, आप शासन करो, हमारा उद्धार करो, तो हम लंबे समय तक यहां पर इनको नियंत्रित कर पाएंगे, वरना ये लोग कभी ना कभी जल्दी विद्रोह कर देंगे। उन्होंने कहा कि कैसे कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस कैसे होता है? थ्रू एजुकेशन एंड रीजन। एजुकेशन में उन्होंने कहा कि देखिए ब्रिटेन में एजुकेशन कैसे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर दिया तो इंडियंस ने क्या करना शुरू कर दिया? वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। जब वेस्ट का लिटरेचर, पश्चिम का साहित्य पढ़ना शुरू किया, तो वहां के साहित्य से पढ़ा, वहां की कविताएं पढ़ी, वहां की कहानियां पढ़ी, वहां के नाटक पढ़े, वहां की ये सारी चीजें पढ़ी, तो उनको समझ में आया अरे वहां का समाज तो बहुत ज्यादा समान है, वहां स्वतंत्रता हमसे ज्यादा है, वहां पे तो जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, हमने तो आज तक राजतंत्र, डेमोक्रेटिक नहीं। ये लोग डेमोक्रेटिक नेशन से आए हैं, ये लोग अपनी सरकार खुद से चुनते हैं। अगर ये लोग यहाँ रुक गए, अगर इन्हीं लोगों का शासन हो गया भारत में, तो भारत के अंदर हमें भी वो मौका मिलेगा कि हम अपनी सरकार, हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी। और इसी को कहते हैं कल्चरल डोमिनेंस। इंडिया में भी वेस्टर्न एजुकेशन आई, इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाया गया, और उसी के थ्रू 1813 का जो चार्टर है, किया, और खुद इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया सही है ये, बिल्कुल सही। मेजोरिटी जो इंडियंस थे दे केम इन देयर फेवर। जैसे यहां तक पहुंचे वैसे ही क्या हो गया? इंडिया बिकम देयर कॉलोनी। उन्होंने कहा कि जिस देश के लोग आपके कहने में आ जाएं, आपसे प्रभावित हो जाएं, अब आपको क्या करना है? ये जो इतनी बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये बाउंड्री, इसको आपको यूटिलाइज करना है। कैसे? इसमें मौजूद नेचुरल रिसोर्स और इसमें मौजूद जो ह्यूमन रिसोर्स है, तो यहाँ के लोग अगर खुद इंडियंस ही आपके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर करके देंगे, आपका बिना विरोध किए आपका शासन चलाने में आपकी सहायता करेंगे, तो इससे अच्छा तो मौका क्या ही होगा। क्यों कहते हैं कॉलोनाइज? पता भी नहीं चलने दिया, देखो कॉलोनी बना। सीधे अटैक नहीं, सीधे अटैक करते तो जरूरी नहीं था कि वो 200-250 साल रुक जाते भारत में। कॉलोनाइजेशन हुआ इसलिए इतने लंबे समय तक, कल्चरल डोमिनेंस तक क्रिएट कर दिया उन्होंने। भारत में ब्रिटिशर्स को भारतीयों ने ही मदद की, इंडियंस का ही समर्थन मिला उनको, इसलिए कॉलोनाइजेशन।
अब इसी जैसे यहाँ पे जैसे ही कॉलोनाइजेशन कंप्लीट होता है उसके बाद अगली स्टेज स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? विऔपनिवेशीकरण, उल्टा विऔपनिवेशीकरण, कि भारत के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि अब जाओ यहां से, निकलो। अब ये कैसे हुआ? ये प्रोसेस वहीं से शुरू होती है जहां से खत्म होता है। कॉलोनाइजेशन कंप्लीट हुआ कल्चरल डोमिनेंस से, कल्चरल डोमिनेंस क्रिएट हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन आई, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज आई, वेस्ट का कल्चर बढ़ा, वेस्ट का लिटरेचर पढ़ा, अमेरिका में क्रांति हुई है और अमेरिका ने कहा है कि वी द पीपल ऑफ, आपको स्वतंत्र, खुद से खुद घोषित कर दिया स्वतंत्र। हम स्वतंत्रता मांग रहे थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और ये और कह दिया कि अगर अब ब्रिटेन अगर हमारे ऊपर अटैक करता है, इसे एक स्वतंत्र देश के ऊपर एक विदेशी आक्रमण माना जाएगा। बताओ। और अमेरिका के लोग कौन थे? ब्रिटिश ही तो थे। नई जगह खोजी थी ना, नई दुनिया खोजी थी, तो ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को ले जाके बसाया था कि यहाँ बसो, यहाँ के नेचुरल यूज करो। उन्हीं लोगों ने कहा कि हम अमेरिकन हैं, अब वी आर नॉट ब्रिटिश नाउ, वी आर अमेरिकन, और हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते। भारतीयों ने जब वो कहते हैं ना कि शिक्षा सिखाई किसी भी मकसद से गई हो, यूटिलाइजेशन पे कंट्रोल थोड़ी ना था। सही बात। उन्होंने कहा अच्छा अमेरिका में क्रांति हुई है, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता तो घोषित की जा सकती है, अपने मन से होती है। फ्रांस में क्रांति हो गई 1789 में, उन्होंने फ्रांस की क्रांति में क्या आया? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भारतीयों ने कहा कि अगर हम सब भारत वाले मिलके, अगर हम भी भाई बंधु बन के मिलके अगर काम करें, समानता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, तो हम भी क्या कर सकते हैं? क्रांति कर सकते हैं। इंडियंस ने क्या करना शुरू किया? यूरोप से, अमेरिका से इन्फ्लुएंस होना शुरू कर। जैसे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने देखा कि आपने कहा कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र है तो लोगों के हिसाब से होना चाहिए ना, पॉलिसीज किस हिसाब से बननी चाहिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जनता कल्याण के लिए बननी चाहिए। पॉलिसीज बन कैसी रही है? ब्रिटेन के कल्याण के लिए। जनता को समझ में आने लगा। अब जनता ने कहा कि देखो जो आपने हमें सिखाया हमने सीख लिया, आपने जो बताया उसे मान लिया, अब आपने जो वादा किया था वो पूरा करो। उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता, मतलब आप अपने अधिकारों की मांग कर रहे हो कि ये हमारा राजनीतिक अधिकार है कि ये धरती हमारी है, ये हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, आप शासन कर रहे हो, तो राजनीति में हमारे भी उतने ही अधिकार हैं जैसे ब्रिटेन के नागरिकों को ब्रिटेन में अधिकार है। राजनीति, जब सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी, उसको सप्रेस किया गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? अलग अलग तरीके से रिवॉल्ट हुए। रिवॉल्ट को राजनीतिक जागरूकता का समर्थन मिला। इसके बाद इन्होंने देखा कि अगर ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये पूरे भारत को एक यूनिट कंसिडर करके इसके ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे इंडिया को एक यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, क्या हम इंडियन से एक नहीं होते? अगर इससे लड़ना है तो रीजनैलिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, क्षेत्रीयता से ऊपर उठना पड़ेगा। तब भारतीयों ने क्या किया? नेशनैलिटी आई, राष्ट्रवाद आया भारत। और उस जब एक बार राष्ट्रवाद आ जाता है तो क्या आ जाता है? नेशंस फर्स्ट। फिर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जेंडर नहीं, ठीक है आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, जब आंदोलन होगा तो सब साथ में चले। और इसीलिए जैसे ही राष्ट्रवाद भारत में आया, इस राष्ट्रवाद से बाद में प्रेरित होकर क्या हुआ? भारत में स्वतंत्रता के लिए
आंदोलन चले, फ्रीडम मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। केन्स ने कहा कि अब हमें समझ में आ गया है कि ये लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ ब्रिटेन में है, दिस इज अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिस इज अन ब्रिटिश रूल, ये भारत में ये गैर ब्रिटिश शासन है, क्योंकि ब्रिटिश शासन तो लोकतांत्रिक होता है। स्वतंत्रता चाहिए, तब ब्रिटिशर्स ने कहा हम सुधार करेंगे ना, हम सुधार करेंगे, नहीं अब स्वतंत्र। और फिर जब यही तो था, इसीलिए तो कहते हैं कि नेशनैलिटी इतना बड़ा फैक्टर होता है, अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति होती है राष्ट्रवाद के अंदर। राष्ट्रवाद फिर नहीं देखता जाति धर्म वर्ग विशेष कुछ नहीं देखता, वरना आप सोचो कि किसान ऐसे थे भारत में, किसानों की ठीक है दशा ऐसी थी जहां मोर देन 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, गरीबी में जीवन जी रहे हो, उन बेचारे शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से तनाव वाले जो भारतीय कृषक थे, वो राष्ट्रवाद से इतने प्रेरित हुए, राष्ट्रवादी नेताओं का इतना उनके ऊपर प्रभाव हुआ कि एक आवाज देने पर कि गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो उनके एक विचार के ऊपर, एक आवाज के ऊपर हिंदुस्तान के जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकल आते आंदोलन करने, वो राष्ट्रवाद था। जब समझा गया कि राष्ट्र जो है क्षेत्र से ऊपर है, सबसे ऊपर है, पूरे राष्ट्र को एक इकाई माना गया, तब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुए, आंदोलन शुरू हुए। देन एट द एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत हुआ स्वतंत्र। ये होती है विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, कि जहां पे जिस देश को उपनिवेश बनाया है ना, जब वही अपने सूझबूझ से जब ये कहना शुरू कर दे कि हमारे भी अधिकार बनते हैं, राजनीतिक अधिकार बनते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, रिसोर्सेज हमारे हैं, हम नागरिक हैं, हमारे हित में नीतियां बनाओ, नीतियां नहीं बनेंगी तो विद्रोह करेंगे, विद्रोह करेंगे, आप विद्रोह का दमन करोगे बाय फोर्स, आप रिवॉल्ट को सप्रेस करोगे, किया था ना 1857 की रिवॉल्ट को सप्रेस। उसी के बाद तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अगर विद्रोह से समाधान नहीं है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से समाधान करवाएंगे, तभी तो 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन। ये कन्नड़ हैं, ये बंगाली हैं, रीजनल आइडेंटिटी हुआ करती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, ऑल आर वन, वी आर कॉमन, वी आर इंडियन, इंडियन नेशनल, तब राष्ट्रीय होगी ये, कोई क्षेत्रीय मुद्दे नहीं इसमें होंगे। कैसे मुद्दे होंगे? राष्ट्र के स्तर के मुद्दे होंगे। और कांग्रेस का मतलब होता है मिलना, एक जगह मिल के बातचीत, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1880। और फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, एट दी एंड इंडिया को स्वतंत्र, वी औपनिवेशीकरण, ये पूरा फिर रिवर्स हो जाता है। यहीं से फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। पूरा जो इंडिया में का जो हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, यूरोपियंस का भारत में आना, अलग अलग जगह ट्रेड सेंटर बनाना, ठीक है, एक दूसरे से अटैक, एक दूसरे के साथ युद्ध करना, भारत के शासकों के साथ युद्ध करना, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है, ये पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है, ये कल्चरल डोमिनेंस, ठीक है। इसी वे में पढ़ना, ये पूरा का पूरा अपने दिमाग में बिठा लो, पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऐसे लगेगा, बस बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लॉजिकल लगेगा। यूपीएससी का माइंडसेट यही है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे तो आपको उसी तैयारी करनी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।